हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं रिटार्डेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, प्रकाशीय पथ का मंदन तथा फ्रिंजों का विस्थापन। तो जैसा कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि दो हमारी जो स्लिट्स हैं S1 और S2, इनसे जो एक पाथ ट्रेवल हो रही है P नॉट डैश तक और P तक, अगर उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी जाए जिसकी मोटाई T है, तो उनके पाथ डिफरेंस में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसको देखने के लिए आप देखिए, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो व्यतिकारी तरंगों में से एक तरंग के मार्ग में कांच की एक पतली प्लेट रख दी जाती है, तो संपूर्ण व्यतिकरण चित्र उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिसके मार्ग में प्लेट रखी जाती है, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चित्र में दो कला संबंध एक वर्णी प्रकाश स्रोत S1 व S2 हैं। इनके बीच की दूरी S1 S2 बराबर 2D है तथा इससे प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। बिंदु O से लंबवत परपेंडिकुलर दूरी D पर एक पर्दा है। पर्दे पर बिंदु P नॉट इस प्रकार है कि S1 P नॉट बराबर S2 P नॉट है। P नॉट पर केंद्रीय फ्रिंज बनती है। माना स्रोत S1 से आने वाले प्रकाश के मार्ग में कांच की एक पतली प्लेट रखी जाती है जिसकी मोटाई T है तथा अपवर्तनांक म्यू है। P नॉट तक प्रकाश को जाने के लिए दूरी S1 P नॉट माइनस T वायु में तथा दूरी T प्लेट में तय करनी पड़ेगी। अतः प्रकाशित दूरी S1 P नॉट तथा S2 P नॉट बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने एक प्लेट S1 की पाथ में रख दी है, तो इनकी जो दूरियां होंगी अब एक सी नहीं रहेंगी। एक को प्लेट से होकर गुजरना पड़ेगा और एक के पास प्लेट नहीं है, तो दूरियां अलग अलग हो जाएंगी। अब प्लेट रखने के उपरांत शून्य क्रम फ्रिंज यानी कि सेंट्रल फ्रिंज या जीरो ऑर्डर फ्रिंज जो है बिंदु P नॉट पर नहीं बनेगी, बल्कि वो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जिस जिस डायरेक्शन में हमने प्लेट रखी हुई है, बल्कि किसी अन्य बिंदु P नॉट डैश पर बनेगी जहां प्रकाशित दूरी S1 P नॉट डैश तथा प्रकाशिक दूरी S2 P नॉट डैश बराबर हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा प्लेट के माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो स्लिट S1 से P नॉट डैश तक जाने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे स्पीड। तो S1 P नॉट डैश माइनस T अपॉन C, इसकी प्रकाश की बात हो रही है तो स्पीड जो है वो C के बराबर होगी। ये होगा आपके प्लेट के अंदर, और प्लस T अपॉन V होगा कांच के अंदर जो आपने प्लेट रखी हुई है। तो S1 P नॉट डैश अपॉन C, यहाँ पर हमने C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हमें T बाय C जो है वो कॉमन निकालना है। तो T बाय C इसलिए कॉमन निकालना है क्योंकि जो बचा हुआ फैक्टर है वो C अपॉन V माइनस 1 बचेगा, और S1 P नॉट डैश प्लस T म्यू माइनस 1 बचेगा। C अपॉन V जो है वो म्यू होता है, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी इन मीडियम। इसका जो रेशियो होता है वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इस प्रकार प्लेट लगाने के उपरांत S1 से P डैश तक जाने में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वायु में दूरी S1 P नॉट डैश प्लस म्यू माइनस 1 T के बराबर है। अर्थात प्लेट के रखने से वायु मार्ग में म्यू माइनस 1 T दूरी की वृद्धि हो जाती है। प्लेट रखने से म्यू माइनस 1 इंटू T जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब बिंदु P नॉट डैश के लिए वायु में देखिए, S1 P नॉट डैश प्लस म्यू माइनस 1 T इज इक्वल्स टू S2 P नॉट डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने S1 P नॉट डैश को शिफ्ट किया, तो S2 P नॉट डैश माइनस S1 P नॉट डैश बराबर म्यू माइनस 1 T, यानी वो दूरी जो बढ़ी हुई है वो कितनी है? म्यू माइनस 1 इंटू T के बराबर है, जिसे हमने समीकरण 1 नाम दिया है। इस प्रकार प्लेट रखने से केंद्रीय फ्रिंज P नॉट से P नॉट डैश पर सरक जाती है। यदि P नॉट से P नॉट डैश की दूरी y है, तो प्लेट की अनुपस्थिति में समीकरण क्या होगा? ये हम पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं कि पाथ डिफरेंस जो है दोनों स्लिटों से डेल्टा बराबर S2 P नॉट डैश माइनस S1 P नॉट डैश हो, जो कि y इंटू 2D अपॉन D के बराबर होता है, जहाँ छोटा d जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, और बड़ा D जो है वो स्लिट से पर्दे तक की दूरी है। इसे हम पाथ डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये पाथ डिफरेंस है। अब इक्वेशन 1 और 2 से
y इंटू टू डी अपॉन डी बराबर म्यू माइनस वन इंटू टी होगा, जिससे हमें अरेंज करके y बराबर म्यू माइनस वन टी डी अपॉन टू डी लिख सकते हैं, और t बराबर y इंटू टू डी अपॉन म्यू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 3 बन गया। यहाँ y प्लेट रखने के उपरांत केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन है, यानी फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज जो है वो कहाँ डिस्प्लेस हो गई है, पी नॉट डैश तक, जिसकी दूरी p से y है। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा जो है, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन टू डी होता है, ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। तो y इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू डी हो जाएगा। ये कैसे लिखा हमने, d अपॉन टू डी का मान यहाँ पर लिख दिया है, तो म्यू माइनस वन इंटू टी, यानी विस्थापन टी की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर। तो विस्थापन में हमने ये वैल्यू जब रखी तो म्यू माइनस वन इंटू टी डी अपॉन टू डी को बीटा लिख सकते हैं अपॉन लैम्डा, बीटा अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने अरेंज कर दिया है, डी लैम्डा बाय टू डी से अरेंज करके उसकी वैल्यू बीटा अपॉन लैम्डा यहाँ शिफ्ट कर दी है, जो कि समीकरण 4 बन गया। तथा यदि विस्थापित फ्रिंजों की संख्या n है तो वो कितने के बराबर होगी, जितना विस्थापन हुआ है और जो फ्रिंज की चौड़ाई है यानी कि बीटा, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी। तो y की वैल्यू है म्यू माइनस वन इंटू टी और बीटा जो है लैम्डा इसके बराबर आ गया, जो कि समीकरण 5 में है। तो इस प्रकार सूत्र 4 व 5 की सहायता से एक व्यतिकारी तरंग के मार्ग में प्लेट रखने से प्रयोग द्वारा केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन यानी कि y, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या यानी कि n ज्ञात करके प्लेट की मोटाई t अथवा प्लेट के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी एक फैक्टर नहीं दिया है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 4 और 5 की हेल्प से। तो ये था आज के हमारे प्रेजेंट लेक्चर के बारे में, इसे देखिए। धन्यवाद।